नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राम सुंदर यादव अपने इस यूट्यूब चैनल सुंदरम ई पाठशाला के माध्यम से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग बात कर रहे थे हिंदी की। हिंदी पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया था। हिंदी में मैंने करीब 9 वीडियो दे दिए हैं। अगर जिन लोगों ने ये मेरा वीडियो नहीं देखा हो उनसे मेरा निवेदन है कि जाकर के कृपया मेरी पहले पिछली वीडियो देख लें, उसके बाद जो है कि ये वीडियो देखें, तभी समझ में आएगा। और जो लोग आज मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आएगा तभी सब्सक्राइब करिएगा। आइए हम लोग जो है कि हिंदी बात कर रहे थे। हिंदी में हमने आप लोगों को जो है कि व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि व्यंजनों का वर्गीकरण। पिछले कक्षा जब हम पढ़ा रहे थे, पिछला वीडियो बना रहे थे, तो उसमें जो है कि लाइट चली गई थी। हम लोगों ने एक चार्ट के माध्यम से जो है कि समझने की कोशिश की थी कि व्यंजनों को कैसे कैसे जो है कि बांटा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं, फिर से वहीं पर से शुरुआत करते हैं जहाँ से जो है को पिछली वीडियो हमने छोड़ा था। मैंने आप लोगों को बताया कि स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन या वर्गीय व्यंजन इसी को बोला जाता है। इसको क्यों स्पर्शी बोला जाता है, क्यों वर्गीय बोला जाता है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है कि बहुत विस्तृत चर्चा की है। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, कुल 25 होती है। कुल कितनी होती है, 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक, क से म तक। क से म तक क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, अस्पृष्ट बोला जाता है। आगे आगामी एग्जाम जो होंगे इसमें आप लोग देखिएगा कि स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन अब नहीं पूछेगा, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो इसमें जो है कि इनके शब्दों का भी जो है कि बदलाव आ रहा है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूछ क्या रहा है। लेकिन जब तक उन शब्दों को समझेंगे नहीं तब तक उसका अर्थ जो है कि उसका आंसर हम लोग नहीं दे पाएंगे। यदि आपसे स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन पूछेगा तो आप लोग बता देंगे कि स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं, कि क से म तक क्या होते हैं, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन होते हैं। लेकिन यहीं पर अगर शब्द का प्रयोग कर दे अस्पृष्ट, अस्पृष्ट, ठीक है, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे कि अस्पृष्ट क्या होता है। ज़्यादातर लोग जो है कि इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अस्पृष्ट। इसको लिख लीजिए, अस्पृष्ट व्यंजन। इसको क्या बोला जाता है, अस्पृष्ट व्यंजन इसको बोला जाता है। आगामी आने वाले एग्जामों में जो है कि ये पूछेगा। मंडी परिषद का जब एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें जो है कि पूछा था उच्चारण या प्रत्यय के आधार पर जो है कि वर्गों को कितने भागों में जो है कि बांटा गया है। तो उसमें जो है कि 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, अभ्यंतर और बह्यंतर। ठीक है, 2 भागों में जो है कि बांटा गया था, वो क्वेश्चन पूछा था। तो इस आधार पर हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आगामी आने वाली परीक्षाओं में जो है कि इसका पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इन सब शब्दों को हमें देखने को मिल सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, अस्पृष्ट व्यंजन बोलेंगे। अस्पृष्ट व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या स्पर्शीय व्यंजन, इनकी कुल संख्या कितनी होती है, इनकी कुल संख्या 25 होती है, क से म तक। ठीक है, पहला। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्पर्शीय व्यंजन के बाद आएगा आपका अंत अस्त व्यंजन। कौन सा, अंत अस्त व्यंजन। ठीक है, अंत अस्त व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, 4 होती है। कौन कौन से, य, र, ल, व। मैंने आपको इसमें बताया था य और व क्या होते हैं, अर्धस्वर होते हैं। क्यों अर्धस्वर होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने जो है कि बात कर लिया है। इसमें र क्या होते हैं, र आपके लुंठित होते हैं और ल क्या होता है, पार्श्विक होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईषद व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईषद, ईषद बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ईषद बोलते हैं। नाम याद रखिएगा, ईषद व्यंजन। ठीक है, ईषद व्यंजन इसको हम लोग बोलते हैं, ईषद व्यंजन। इसकी कुल संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। अब उसके बाद जो है कि अंत अस्त व्यंजन, तीसरा जो है दूसरा अंत अस्त व्यंजन हो गया। इनकी कुल संख्या कितनी है, 4 है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। क्यों इसको ऊष्म या संघर्षी बोला जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने जो है कि पीछे चर्चा कर ली है। इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी होती है, स, स और कौन, ह। कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ईषद अस्पृष्ट, ईषद अस्पृष्ट बोलते हैं इसको, ईषद अस्पृष्ट व्यंजन, ईषद अस्पृष्ट व्यंजन, ईषद अस्पृष्ट व्यंजन। अगर
इन नामों का अगर उल्लेख आपको एग्जाम में मिलता है तो हमें जो है कि वहाँ पर भ्रमित नहीं होना है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। इन्हीं को संघर्षी व्यंजन बोला जाता है। इसी को अब जो है कि ईषद व्यंजन भी इसी को ईषद अस्पृष्ट व्यंजन भी इसी को क्या है कि बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? अंत अस्त को क्या बोला जाता है? ईषद व्यंजन बोला जाता है। और स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन को क्या बोला जाता है? स्पृष्ट व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे चौथे नंबर के बारे में। चौथा क्या होता है? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन से? अड और अढ़। अड, ड के नीचे जब हम बिंदी लगा देते हैं तो इसका उच्चारण क्या हो जाता है? अड और अढ़ जो है ये हो गया। अब पाँचवें को हम लोग बात करते हैं। पाँचवा वाला क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त व्यंजन। क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? संयुक्त व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं? क्षत्रिय, त्रय्य, ज्ञ और क्या होता है? श्र। संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? 4 हो गए। किनके योग से ये बनता है इस बारे में हम लोगों ने जो है कि चर्चा कर ली है। अब आइए देखते हैं कि 25 तो हमारे क्या हो गए? स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन या अस्पृष्ट व्यंजन इसको बोला जाता है। फिर उसके बाद 4 अंत अस्त। अंत अस्त इसको क्या बोला जाता है? ईषद व्यंजन भी इसको बोला जाता है। ईषद व्यंजन इसको बोला जाता है। इनकी संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती है। स्पर्शीय कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क से म तक। और अंत अस्त कहाँ से कहाँ तक होते हैं? य से य, र, ल, व 4 हो गए। फिर उसके बाद ऊष्म या संघर्षी या ईषद अस्पृष्ट व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी हम लोग जानते हैं और इसका एक नाम है, आप लोग जान जाइए, ईषद अस्पृष्ट व्यंजन। आगामी आने वाली परीक्षाओं में इन नामों का उल्लेख हमें मिल सकता है, क्योंकि मंडी परिषद से ये हमें स्पष्ट होता है कि हिंदी जो है कि किस लेवल की पूछी जा रही है। उसमें काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल की जो है कि हिंदी पूछी गई थी। तो इसका क्या नाम है? ईषद अस्पृष्ट व्यंजन इसको बोला जाता है। इसकी संख्या कुल कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? स, स, ह। और उसके बाद द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अढ़ और अढ़, इसका उच्चारण क्या करेंगे? ड और ढ नहीं होगा, अढ़ और अढ़ होगा। ठीक है। और उसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या आप लोगों ने देखा कि कुल कितनी होती है? 4 होती है। क्षत्रिय, त्रय्य, ज्ञ और श्र। अब आइए इनको हम लोग जो है कि टोटल करते हैं, जोड़ते हैं, देखते हैं कितने वर्ड होते हैं। देखिए 25, 4 29, 4 33, 2 35, 4 39। अब हम लोगों ने देखा कि टोटल व्यंजन वर्ण कितने हो गए? कुल व्यंजन वर्णों की संख्या, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो गई? कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 39 हो गई। इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि 39 क्या है? 39 व्यंजन वर्ण हैं। व्यंजन वर्ण 39 हैं और व्यंजन कितने हैं? व्यंजन 33 हैं। ठीक है। ये व्यंजन वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? 39 हो गई। और मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। इस कन्फ्यूजन में आप लोग मत रहिएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कुल व्यंजनों की संख्या 39 हो गई। अब आइए हम लोग बात करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि मूल व्यंजन कितने हो गए? 33 हो गए। और मूल स्वरों को अगर हम लोग बात किया जाए तो हमने आप लोगों को बताया कि 13 स्वरों को क्या किया गया था? संस्कृत से उठा करके हिंदी में लाया गया था। उसमें से 11 को स्वर कहा गया और 2 को क्या कहा गया? अयोगवाह कहा गया। तो वो क्या हो गए कि 11 स्वर क्या हो गए? मूल स्वर हो गए। ठीक है। तो मूल स्वर और मूल व्यंजन अगर दोनों को टोटल कर दिया जाए तो क्या हो जाएंगे? मूल वर्ण हो जाएंगे। मूल वर्ण बराबर क्या होता है? मूल स्वर प्लस मूल व्यंजन। मूल व्यंजन क्या हो जाएंगे? मूल वर्ण हो जाएंगे। ठीक है। मूल वर्ण में क्या हो गया कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। प्लस मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो टोटल मूल वर्ण कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। कुल मूल वर्णों की संख्या अगर पूछेगा तो कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी। कुल मूल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 44 हो जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है टेट में कि मूल वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? तो मूल वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? 44 होती है। कैसे 44 होती है?
11 स्वर और 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। 11 स्वर आपके होते हैं और 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। इस आधार पर मूल वर्णों की संख्या कुल कितनी हो गई, 44 हो गई। ठीक है, अगर टोटल वर्णों की बात किया जाए तो टोटल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। टोटल वर्ण 52 होते हैं। आगे हम लोग जो है कि एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। यहाँ पर आप लोग बस देख लीजिए मूल वर्णों की संख्या कुल कितनी हो गई, 44 हो गई। देख लीजिए कैसे 52 होते हैं। 4 क्या हो गए, संयुक्त स्वर हो गए, 48 हो गई। 2 क्या हो गए, द्विगुण हो गए, और 2 क्या हो गए, आपके अयुग्मा हो गए। अगर देखा जाए 44 4 48 2 50 2 52 को 2 हाथ में कैरी 5 का और इसके बाद कितना हो जाएगा, 44 4 48 2 50 2 52, कुल कितने हो गए, 52 हो गए। सॉरी 44 4 48 2 50 2 52। ठीक है, कितने वर्ण हो गए, कुल 52 वर्ण हो गए। तो आप लोगों ने देखा कि मूल वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, 44 होती है। लेकिन कुल वर्णों की अगर बात किया जाए तो कुल वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। आइए आगे आप लोग हेडिंग डालिए, घोष के आधार पर। घोष के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। घोष के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। घोष का मतलब क्या होता है, घोष का मतलब कंपन या गूंज होता है। कंपन या गूंज, कैसी कंपन या गूंज, घोष के आधार पर, घोष के आधार पर, घोष के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण। आप लोगों ने क्या देखा, इसके पहले देखा कि व्यंजनों को हम लोग अगर अध्ययन की सरलता हेतु देखा जाए तो व्यंजनों को कुल कितने भागों में बांटा जाता है, व्यंजनों को कुल 3 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन या अस्पृष्ट व्यंजन। दूसरा अंत अस्त व्यंजन, अंत अस्त को हम लोग ईषद व्यंजन बोलते हैं। और तीसरा आपने देखा कि उष्म या संघर्षी या ईषद अस्पृष्ट व्यंजन। कुल हमने जो है कि अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया, कुल 3 प्रकार से किया। आइए उसके बाद जो है कि घोष के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण देखते हैं। घोष का मतलब क्या होता है, कंपन होता है। ठीक है, कंपन या गूंज, कंपन या गूंज। मतलब इसका मतलब क्या है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जब ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ ध्वनियों में क्या होता है, गूंज उत्पन्न होती है। सभी जो है कि वर्णों में गूंज उत्पन्न नहीं होती है। जैसे कि मैंने क्या बताया, घोष के आधार पर, घोष का मतलब कंपन या गूंज। तो जब हम वर्णों का उच्चारण करेंगे तो कुछ वर्ण ऐसे होंगे कि जिसके साथ गूंज तो उत्पन्न होगी, लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होंगे जिसके साथ गूंज उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, जिसके साथ गूंज उत्पन्न नहीं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अघोष बोलते हैं। घोष का मतलब यहाँ पर लिख लीजिए, घोष का मतलब कंपन या गूंज, ठीक है, कंपन या गूंज। घोष का मतलब क्या होता है, कंपन या गूंज। तो जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो कुछ वर्णों में जो है कि ध्वनि, कुछ वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो उसमें क्या होता है कि गूंज उत्पन्न होती है। तो कुछ वर्ण क्या होंगे, बिना गूंज के जो है कि बोले जाएंगे। तो जो वर्ण गूंज के बिना बोले जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं, अघोष। और जो है कि गूंज के साथ बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। अ का मतलब क्या होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है अघोष, अ प्लस घोष। ठीक, अ प्लस घोष। इसी को देखिए कभी कभी सघोष को क्या दे देता है, घोष दे देता है। तो इसमें जो है कि कन्फ्यूजन आप लोग मत होइएगा कि घोष का मतलब क्या होता है। यहाँ पर तो मैंने अघोष और सघोष पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर तो जो है कि क्वेश्चन में घोष दे दिया है। घोष का मतलब भी क्या होता है कि मैंने आप लोगों को बताया कि घोष का मतलब क्या होता है, कंपन होता है। तो ये किसकी बात कर रहा है, सघोष की बात करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अ का मतलब क्या होता है, अघोष 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। अ का मतलब क्या होता है, नहीं होता है। घोष का मतलब क्या होता है, कंपन। घोष का मतलब कंपन, अर्थात जब हम मुख से ध्वनि वर्णों का उच्चारण करेंगे तो उसमें कंपन का क्या होगा, कंपन नहीं होगा। ठीक है, जब हम मुख से ध्वनियों का उच्चारण करेंगे तो जिसमें कंपन नहीं होगा वो क्या कहलाएगी, अघोष कहलाएगी। जब हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, ध्वनियों का उच्चारण करते हैं
उच्चारण करते हैं तो उसमें गूंज उत्पन्न नहीं होती है तो क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। भाई दो ही चीज़ तो होगा कि जब हम वर्णों का उच्चारण करेंगे तो या तो गूंज उत्पन्न होगी या तो गूंज नहीं उत्पन्न होगी। जब गूंज उत्पन्न होगी तो क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। जब गूंज उत्पन्न नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। अ का मतलब नहीं होता है, घोष का मतलब क्या होता है? कंपन या गूंज। कंपन या गूंज क्या होगा? अघोष का मतलब नहीं हो जाएगा। ठीक है। अब सघोष के बारे में अगर हम लोग बात किया जाए, स का मतलब क्या होता है? के साथ होता है। स का मतलब क्या होता है? के साथ होता है। घोष का मतलब कंपन। घोष का मतलब कंपन या गूंज। कंपन या गूंज अर्थात कंपन या गूंज के साथ। ठीक है, अर्थात कंपन या गूंज के साथ। क्या कंपन या गूंज के साथ? जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उन वर्णों के उच्चारित होने के साथ साथ क्या होता है? गूंज या कंपन भी होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सघोष बोलते हैं। ठीक है, हमें लगता है कि आप लोगों को अघोष और सघोष समझ में आ गया होगा। ठीक है, अघोष का मतलब कि अ का मतलब नहीं होता है, घोष का मतलब कंपन, बिना कंपन के। सघोष का मतलब के साथ, घोष का मतलब कंपन के, अर्थात कंपन के साथ। इसका मतलब हम लोगों ने जो है कि इसकी रूट वर्ड कहाँ से है इसका? जैसे हम उस वर्डों का जो है कि उच्चारण करेंगे, या तो वर्ड कंपन के साथ जो है कि उच्चारित होंगे या तो बिना कंपन के साथ उच्चारित होंगे। दो ही तो जो है कि वहाँ पर बनेगा, दो ही वहाँ पर जो है कि नियम बनेगा, या तो जो है कि कंपन के साथ उच्चारित होंगे या बिना कंपन के साथ उच्चारित होंगे। ठीक है, दो ही कंडीशन लागू होगी। तो हम लोगों ने देखा कि अघोष और सघोष के बारे में, कि अघोष और सघोष से तो केवल हमने जो है कि परिभाषा के बारे में बात किया है कि अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग जो है कि एक चार्ट के माध्यम से जो है कि हम बताते हैं। हम जो एज बताने जा रहे हैं ये बस आप लोगों को समझ विकसित करने जा रहे हैं। हम लोगों को जो है कि इस आधार पर नहीं पढ़ना है। हम लोग को जो है कि इसका एक लाइन में सिर्फ जो है कि अघोष और सघोष हम आप लोगों को बताएंगे। आइए देखते हैं, सबसे पहले समझ विकसित करते हैं। अघोष जब हम आप लोगों को जो है कि वर्गीय व्यंजन के बारे में बात कर रहे थे, तो क वर्ग के बारे में जब हम बात कर रहे थे, क वर्ग में मैंने आप लोगों को बताया था कुल कितने वर्गीय व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 25 होती है। और इसमें जो है कि वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? 5-5 व्यंजन होते हैं। जैसे क वर्ग है, क में कितने व्यंजन हो गए? क, ख, ग, घ, अंग, कितने? 5 व्यंजन हो गए। ठीक है, क, ख, ग, घ, अंग। ये क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, ये दूसरा नंबर हो जाएगा, ये तीसरा नंबर हो जाएगा, ये चौथा नंबर हो जाएगा, ये पांचवा नंबर हो जाएगा। क्यों मैं इसका नंबरिंग कर रहा हूँ? क्योंकि आगे इसका क्या है कि प्रयोग है, इसलिए मैं इसका क्या कर रहा हूँ कि नंबरिंग कर रहा हूँ। अब देखिए, आप लोगों ने देखा कि आप लोग जानते हैं कि अ पहले आता है कि स पहले आता है। हिंदी शब्दकोश जब आप लोग देखेंगे तो क्या आएगा? अ पहले आएगा कि स पहले आएगा? पहले अ आएगा ना। तो हमें क्या करना है? बस हम आप लोगों को समझ विकसित कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कि सबसे पहले क्या आता है? अ आता है। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, हो सकता है दिख नहीं रहा हो। ठीक, इसको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसको नीचे लिख लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? क, ख, ग, घ, अंग। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अ आता है, स नहीं आता। अघोष या सघोष की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अघोष या सघोष में पहले क्या आएगा? अ आएगा, स नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम शुरुआत किसकी करेंगे? अघोष से। ठीक है, यहाँ पर पहले लिख लेंगे अघोष पहले पर, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरे वाले पर फिर अघोष हो जाएगा। पहला और दूसरा क्या होता है? अघोष, अघोष। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। ये क्या हो जाएगा? सघोष, ए सघोष, और उसके अगला वाला भी क्या हो जाएगा? सघोष। आप लोगों ने देखा कि पहला और दूसरा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड क्या होता है? अघोष होता है। बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड क्या होता है? सघोष होता है। पहले हमने आप लोगों को बताया कि याद करने का ट्रिक क्या है इसका, कि हिंदी शब्दकोश में
अ पहले आता है, स बाद में आता है। तो सबसे पहले हम जो है कि अ की शुरुआत करेंगे, अघोष लिखेंगे। उसके बाद ये दो क्या होंगे, शुरुआती के दो अघोष हो जाएंगे, अघोष अघोष। लास्ट के जो होंगे तीनों वो क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा क्या हो जाएगा, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा आपका, सघोष हो जाएगा। पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। इसी तरह से क वर्ग, क वर्ग के बारे में मैंने बात कर लिया। च वर्ग के बारे में भी यही चीज़ लागू होगी कि च छ ज झ इया। ठीक है, ट वर्ग के बारे में भी यही लागू होगा, ट ठ ड ढ अड़ा। फिर इसके बाद त वर्ग के बारे में भी यही लागू होगा, त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग के बारे में भी यही लागू होगा, प वर्ग प फ ब भ म। सिर्फ मैं आप लोगों की समझ विकसित कर रहा हूँ, ऐसे मुझे नहीं करना है। ठीक है, अभी हम आगे बताएंगे, एक लाइन में हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको अब देखिए क्या हो गया कि इसका पहला और दूसरा वर्गीय व्यंजन, स्पर्शीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण क्या हो गए, अघोष हो गए। बाकी तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण क्या हैं, सघोष हो गए। ठीक है, इसी तरह से च वर्ग का भी पहला दूसरा अघोष, ट वर्ग का पहला दूसरा अघोष, त वर्ग और प वर्ग इसका जो है कि पहला दूसरा अघोष हो गए। कुल अघोषों की संख्या अगर स्पर्शीय व्यंजन में हम लोग देखा जाए तो कितने हो गए, 10 हो गए। कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, अब हमें बचा है क्या, अंतःस्थ। ठीक है, अंतःस्थ, अंतःस्थ। अंतःस्थ का मतलब य र ल व। ठीक है, अंतःस्थ। और क्या बचेगा, उष्म। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उष्म। उष्म में आपका क्या आ जाएगा, स स ह। ठीक है, अब इसका क्या होगा कि ए स और स, ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके, ये तीनों क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। ये तीनों क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। बाकी जो बचेगा इसमें से देखिए 4 ए अंतःस्थ का और ह 5। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके, सघोष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने जो है कि इनको अघोष और सघोष के रूप में बांटा, एक टेबल बना करके। इस तरह से हम लोगों को नहीं करना है। आइए हम लोग जो है कि इसके बारे में आगे बात करते हैं कि कैसे हम लोगों को करना है। बस एक समझ के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि एक आप लोगों की समझ विकसित हो जाए, इसलिए मैंने जो है कि ये प्रक्रियाएँ अपनाई हैं। देखिए हम लोगों को क्या करना है कि सिर्फ 2 लाइनों में करना है। ठीक है, मूल वर्ण आप लोगों ने देखा कि मूल वर्ण मैंने बताया कितने होते हैं, मूल वर्ण कितने होते हैं, 44 होते हैं मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पर घोष की हम लोग बात करेंगे। घोष में मैंने बताया आप लोगों को 2 होते हैं, एक अघोष होता है, एक क्या होता है, सघोष होता है। एक अघोष और एक सघोष। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पहले और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है कि अघोष होता है। पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। तो कुल कितने वर्ग थे, कुल 5 वर्ग थे। और प्रत्येक वर्ग में 2 अक्षर अगर अघोष हो गए तो कुल कितने वर्ण हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक है, 5 वर्ग है जिसमें से प्रत्येक में 2-2 जो है कि अघोष हो रहा है। तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। यहाँ पर देखिए 10 प्लस। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि स और स, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों भी क्या होते हैं कि अघोष होते हैं। तो कुल टोटल संख्या कितनी हो गई, अघोष की 13 हो गई। ठीक है, 13 हो गई। कुल मूल वर्णों में 13 तो अघोष हो गए, बाकी कितने बचे, बाकी 31 बचे। 31 क्या हो जाएंगे आपके, सघोष हो जाएंगे। ठीक है, 31 क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। कैसे सघोष हो जाएंगे, 13 जब 2 ही पार्ट में इसको विभाजित करना था, एक पार्ट में अघोष कितने हो गए, 13 हो गए, तो सघोष कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। ठीक है, 13 इसका देखिए उल्टा अगर कर देंगे, 13 पहले आता है, याद आप लोग रखिएगा। यहाँ से आप लोग जो है कि याद रखिएगा कि कुल वर्गों की संख्या मैंने 5 बताया था। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। तो 10 ओ हो गया प्लस स ये क्या हो गए,
3 ए हो गए, कुल कितने हो गए 13 हो गए। अब इसी को हम क्या करेंगे, उलट देंगे। 13 को जब उल्टेंगे कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। 13 का उल्टा कितना होता है, 31 होता है। तो हमें ये चीज़ें जो है कि घोष में याद रखना है। तो बस यहीं से क्या करेगा कि मेरा जो है कि ट्रिक बन गया। क्या ट्रिक बना कि पहला अक्षर, ठीक है, प्लस दूसरा, प्लस स और स क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। पहला वर्ड प्लस दूसरा वर्ड, ठीक है, वर्ग का पहला वर्ड प्लस दूसरा वर्ड प्लस स क्या हो गए, हमारे अघोष हो गए। पहला वर्ड प्लस दूसरा वर्ड प्लस स क्या हो गया कि ये हमारे क्या हो गए कि अघोष हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए, अघोष हो गए। बाकी कौन कौन से बचे, बाकी हमारा बचा कौन कौन सा, पहला दूसरा हो गया, बचा है यहाँ पर हम लोग जो है कि सघोष को लिख लेते हैं। सघोष में तीसरा वर्ग बचेगा, चौथा बचेगा, पांचवा बचेगा, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा, ठीक, तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा वर्ड चौथा वर्ड पांचवा वर्ड, किसका तीसरा चौथा पांचवा, वर्ग का। मैंने बताया था कि एक वर्ग में कुल कितने 5 सदस्य हैं, ठीक है, तो उसमें का पहला और दूसरे अघोष हो गए, तो बाकी तीसरे चौथे पांचवें क्या हो गए, सघोष हो गए। इसके बाद और क्या बचेगा आपका, देखिए अभी इसमें कुल कितने उष्म व्यंजनों की संख्या मैंने बताया था कि 4 होती है, तो इसमें से 3 तो यहाँ आ गए, 3 तो अघोष हो गए, बाकी एक बचा तो किस में जाएगा, सघोष में जाएगा। प्लस अंत अस्त व्यंजन, प्लस अंत अस्त व्यंजन प्लस अंत अस्त व्यंजन, इसके बाद क्या हो जाएगा, अंत अस्त व्यंजन प्लस ह, अंत अस्त व्यंजन प्लस ह क्या हो जाएगा आपका, सघोष हो जाएगा। फिर से इसको नीचे और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए। 3 4 5 प्लस 3 4 5 के बाद क्या हो जाएगा आपका, य र ल व और क्या हो जाएगा, ह हो जाएगा। य र ल व और ह क्या हो जाएगा आपका, सघोष हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि मूल वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है, 44 होती है मूल वर्णों की संख्या। तो इसमें 13 क्या हो गए, 13 तो हमारे क्या हो गए, अघोष हो गए। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर प्लस स जो है कि अघोष हो गए। तो उसके बाद बचे कौन से, तीसरे चौथे पांचवें, और क्या बचा, अंत अस्त बचा, प्लस उष्म व्यंजन का हमारा ह बचा है। तो अंत अस्त व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, 4 होती है। तीसरा चौथा पांचवा, तो प्रत्येक वर्ग में कुल कितने होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो पहला दूसरा जो है कि अघोष हो गया, तीसरा चौथा पांचवा, कुल मिलाकर के कितने बचे, 3 वर्ण बचे। कितने वर्गों की जो है कि संख्या मैंने बताया था कितनी होती है, 15 होती है। तो 15 ए कितने हो गए, तो 5 तिहाई ए कितने हो गए, 15 हो गए, प्लस 4 क्या हो गए, 4 अंत अस्त हो गए, 15 4 19, प्लस 1 क्या हो गया, ह हो गया, कितने हो गए, 20 हो गए। प्लस सभी स्वर भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष होते हैं। स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा। प्लस सभी स्वर सघोष होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 15 4 19 1 20, प्लस स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है, 11 होती है। तो ए कितने मान आ गए, 31 आ गया, ठीक है, ए मान कितना आ गया, 31 आ गया, ठीक है। इसके आगे हम लोग जो है कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, कृपया शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।